नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। कल दो बड़ी घटनाएं होनी है। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होना है और राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान भी होगा। ये दोनों ही घटनाएं न्यू इंडिया की न्यू पॉलिटिक्स को देखने की दो खिड़की हैं। द्रौपदी मुर्मू का चुनाव कांग्रेस और यूपीए पर सियासी भविष्यवाणी है। आदिवासी महिला को कैंडिडेट बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राजनीतिक तीर चला था, उससे विपक्षी खेमा लहूलुहान हो चुका है। ममता बनर्जी जो विपक्षी मोर्चेबंदी का झंडा लेकर सबसे आगे चल रही थीं, वो अपने ही उम्मीदवार को हिदायत दे रही हैं कि बंगाल में वोट मांगने मत आना। हेमंत सोरेन झारखंड में, जिनकी सरकार कांग्रेस के भरोसे चल रही है, द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डालने का वादा कर चुके हैं। सबसे दिलचस्प मामला तो महाराष्ट्र का है। अभी अभी कुर्सी से हटाए गए उद्धव ठाकरे एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट डालने का ऐलान कर चुके हैं। वो अगर ऐसा नहीं करते तो बचे हुए सांसद भी टूट जाते। आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां और बड़ा उलटफेर हो सकता है। खबर यह है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कांग्रेस विधायक भी यशवंत सिन्हा की जगह द्रौपदी मुर्मू को वोट डाल सकते हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कल क्या होगा। कल के चुनाव का नतीजा सबको मालूम है। बात है 2024 के चुनाव की। मोदी विरोधी मोर्चा, जिसका इतना हाइप क्रिएट किया जा रहा था राष्ट्रपति चुनाव में, क्या उसकी पोल खुल गई है? विपक्ष में नेता बनने की जो होड़ लगी है, क्या उसकी हवा निकल चुकी है? क्या 2024 की चुनावी जंग में मोदी और उनके विरोधी कहां खड़े होंगे, उसकी तस्वीर साफ हो चुकी है? इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस कहां है, यूपीए कहां है, इन सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारा सवाल है कि क्या द्रौपदी मुर्मू की जीत से 2024 का रिजल्ट भी सामने आ जाएगा? क्या मोदी विरोधी मोर्चा बंट गया है? कल वोटिंग है, आज कौन कौन बच गया है? तो यह बड़ा मुद्दा है। कल राष्ट्रपति चुनाव है और उससे पहले अब बता दें कि न्यू इंडिया की राजनीति, यशवंत सिन्हा यूपीए उम्मीदवार हैं, तो द्रौपदी मुर्मू पर विपक्षी एकता में एक तरह से टूट पड़ गई है। कई दलों का मुर्मू को समर्थन का ऐलान है और समर्थन में शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे तो आ ही गए हैं। उसके अलावा अगर हम झारखंड की बात करें तो जेएमएम, उसके अलावा ओपी राजभर भी द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो विपक्षी खेमा एकदम से टूटा हुआ नजर आ रहा है। अब राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो कुल वोट वैल्यू जो है वो आपको बता रहे हैं हम कि 10,86,431 है, जबकि विधायक हैं 4,033 और वोट वैल्यू भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। इस बीच तमाम तरह की खबरें आ रही हैं कि तमाम जो विपक्ष है वो एक तरह से टूटता हुआ नजर आ रहा है। नेता क्या बोल रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए, आप समझ रहे हैं? हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव करें। तो आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई है, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज़ को सुना होगा। एक भी प्रेस वार्ता जब से उम्मीदवार बनी है, एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। जरा उनका परिचय करा दूं। राजीव जेटली प्रवक्ता हैं बीजेपी के हमारे साथ, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता, सुरजीत कुमार राज्यसभा सांसद हैं, उसके अलावा स्वयं प्रकाश पुरोहित प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, और डॉक्टर नवल किशोर प्रवक्ता आरजेडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राजीव जेटली साहब आपके पास में आना चाहूंगा। लगभग अब तय नजर आ रहा है, एक तरह से फॉर्मेलिटी, तमाम लोग ये कह रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, लेकिन क्या लक्ष्य 2024 था इसीलिए उनके नाम का प्रस्ताव सामने आया? लक्ष्य 2024 नहीं। आप ये देखिए, सब राजनीतिक पार्टियां पिछले 5 सालों से 8 सालों से जिन नारों को लगाकर आती आई हैं, इनके जिस तरीके के वर्जन आ रहे थे, आज इनको अपने वर्जन से ही पीछे हटना पड़ रहा है। ये दलित की बात करते थे, पिछड़े की बात करते थे, ट्राइबल्स की बात करते थे, और आपने देखा हुआ हरियाणा के अंदर तो उन्होंने आग लगाई थी जाट एजिटेशन के नाम पर, और ये जाटों की बात करते थे। आज इन्हें कहीं पर भी ऐसा मौका नहीं मिल रहा और मुझे लगता है बोल भी नहीं पा रहे हैं। और इनकी जो प्रॉब्लम है ना, उनको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ममता दीदी जो है वो क्या जवाब देगी अपने ही प्रदेश की जनता को, अपने आसपास के राज्यों को? कांग्रेस पार्टी क्या जवाब देगी? कांग्रेस पार्टी ने जब कैंडिडेट खड़ा करा, मुझे लगता है कि एक द्रौपदी मुर्मू जी के जब खड़े होने के बाद एक सम्मानजनक तरीके से अगर अपनी जगह बनानी थी, तो मुझे लगता है कि शायद इन्हें अपने कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करना चाहिए था। ममता दीदी को भी समझा लेना चाहिए था कि भाई ये इतना अच्छा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो चयन किया है, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है।
अगर हम जवाब देंगे तो हम अपनी ही बात में उलझ जाएंगे, हम कल को जवाब नहीं दे पाएंगे। तो 2024 की जो बात आप मुझसे कर रहे हैं ना, मुझे लगता है वो आपको दीदी से, प्रवक्ता से और कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहिए कि अब आपकी आगे की रणनीति क्या होने वाली है। जिन नारों के साथ आप चलते थे वो नारे भी आप कैफी के पड़ने शुरू हो गए। देश की जनता देख रही है कितनी चुनौतियों के साथ लड़कर एक महिला जो बिल्कुल दूर दराज के इलाकों से आती हैं, उस महिला को चुनाव करके उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना, ठीक है, और एक किसान परिवार से आने वाले जाट समाज से धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना, ठीक, क्या ये कांग्रेस पार्टी को, दीदी को पसंद नहीं आ रहा? ठीक है, चलिए अब आपने सवाल किया तो जरा जवाब ले लेते हैं। अखिलेश जी, आप सबसे वरिष्ठ हैं, मुझे सबसे पहले आपके पास आना चाहिए था, लेकिन चूंकि द्रौपदी मुर्मू जी जो है एनडीए की कैंडिडेट है, इसलिए मैं पहले राजीव जेटली जी के पास किया। देखिए, उन्होंने आपसे उल्टा सवाल कर दिया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक द्रौपदी मुर्मू के रूप में प्रधानमंत्री जी ने उनका नाम का चयन करके दिया कि आपके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, वो तो जब भी मोदी जी का नाम आता आप लोगों के पास एक मास्टर स्ट्रोक है। कोई बात नहीं, आप लोग अपना दिन भर में मास्टर स्ट्रोक लगाया करिए। ये जो जेटली साहब हैं ना, और ये जो आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का इतना जिक्र कर रहे हैं, इस प्रत्याशी बनने के पहले इनको भी उनका नाम का भी नहीं पता होगा, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद एक रबर स्टैंप चाहिए होता है हर चीज के लिए। आप याद करिए पंकज जी, हमारे मोदी जी के पहले जितने भी राष्ट्रपति चुनाव लड़े हैं या चुने गए हैं, वो हिंदुस्तान भर में नॉन फिगर हुआ करते थे। उनके योगदान को देश जानता था, उनको परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती थी, पूरा देश जानता था। आज जसवंत सिन्हा जी को पूरा देश जानता है, इसके पहले भी जो लड़े थे पूरा देश अच्छी बखूबी जानता है। जो राष्ट्रपति हुए वो नॉन पॉलिटिशियन से या किसी अपने फील्ड के ऐसे विख्यात लोग थे। चलिए, आपने अपने आप को करेक्ट कर लिया, आपने सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं और नॉन लोगों का भी नाम ले लिया। अखिलेश जी, चलिए, आपने अपने आप को जल्दी से करेक्ट कर लिया। आपने कहा नॉन पॉलिटिशियंस, फिर आपने अपने आप को करेक्ट किया और फिर आपने कहा नॉन लोग। चलिए, आप नहीं मानते कि सिर्फ पॉलिटिशियंस बोलने तो दीजिए, करेक्ट नहीं किया भैया, आपको लगता है करेक्ट किया। अरे आप सिर्फ पहले सिर्फ नॉन पॉलिटिशियंस का जिक्र कर रहे थे, क्या सिर्फ वही राष्ट्रपति बनेंगे? ये कहां लिखा है? हाँ, तो नॉन पॉलिटिशियन, मैंने कहा कि अपने अपने फील्ड में जितने भी लोग थे उनके योगदान बाद में बोला जानता है। अब मैंने शुरुआत इसी से की थी जनाब, मुझे आप लोग तो क्या नहीं है। आऊंगा मैं, जेटली साहब आऊंगा, जरा इनको बात कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, वरिष्ठ हैं, उनको अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। अपने आप को करेक्ट भी कर लेते हैं। ठीक है सर, बोलिए सर, की बात भी पढ़ लेते हैं आप, बोलिए सर, थोड़ा बोल लेने दिया करिए। बोलिए, आप ही को मौका दे रहा हूं करिए। इसके पहले भी आदरणीय जो राष्ट्रपति महोदय हैं, वो जब राष्ट्रपति चुने ये हुआ कि पिछड़े वर्ग से, दलित वर्ग से आए हैं। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में दलितों पे बड़े अत्याचार हुए, कभी कोई आवाज सुनाई दी उनकी? जिस नाते से उनकी तारीफ होती थी कि दलित वर्ग को दिया गया, हालांकि इसके पहले भी दलित वर्ग से राष्ट्रपति इस देश में हो चुके हैं, कभी कोई उनका योगदान दिखा जिसके कारण, जिसकी काबिलियत बताई जाती थी? आज मुर्मू जी को ला रहे हैं, अब बता रहे हैं कि आदिवासी, और आप वनवासी एक्ट को डिफ्यूज कर रहे हो। आप जो 2006 का वन अधिकार अधिनियम है उसे आप खत्म कर रहे हो, और बता रहे हो कि हम वनवासी आदिवासी ला रहे हैं, और ये जनाब खिसियानी हंसी हंस रहे हैं क्योंकि इसका जवाब नहीं उनके पास। आज ही मोदी जी ऑल पार्टी मीट में नहीं आए थे। ऑल पार्टी मीट होती है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन उन्हें इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस की कोई अहमियत ही नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में। तो उसी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राष्ट्रपति। अखिलेश जी, आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली हो तो जरा मैं एक बार जवाब ले लेता हूं राजीव जेटली जी के, फिर बाकी मेहमानों के पास जाता हूं। राजीव जेटली जी, बड़ी देर से आप इशारा कर रहे हैं, जरा अपना जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं दो बातें बोलूंगा। पहली बात तो मैं आग्रह करूंगा, देखिए मेरा तो अधिकार नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी अपने प्रवक्ता निर्धारित करती होगी, लेकिन आज अपना सम्मान नहीं, उन्होंने सीधा आपसे सवाल किया राजीव जी कि इससे पहले आपको आदिवासी का ख्याल नहीं आया, ये उन्होंने सीधा सवाल कर दिया आपसे। मैं पंकज भाई थोड़ा सा पहले मैं एक मिनट थोड़ी सी एक बात छोटी सी रखना चाहता हूँ। आज अखिलेश जी का सम्मान सवाल किया, अब जरा सुन लीजिए अखिलेश जी, प्लीज जरा सुन लीजिए। अधिनियम को क्यों डिफंक कर रहे हैं? ठीक है सर, अब जरा सुन लीजिए राजीव जी। मैं कह रहा हूं, आप आदिवासी की बात करते हैं तो आप उनके अधिकारों का अधिनियम 2006 को क्यों खत्म करने में? ठीक है सर, अखिलेश जी अब जरा दूसरों को भी सुन लीजिए ना, आप जवाब ले लीजिए, आपने सवाल उठा दिए, अब जरा प्लीज सुन लीजिए। राजीव जी जवाब दीजिए।
मैं कह रहा हूं केवल आज शायद कांग्रेस को ऐसी डिबेट में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए था, कम से कम अपनी इज्जत बची रहती, क्योंकि मैं एक देश की आदिवासी महिला के चुनाव के ऊपर जो देश के प्रधानमंत्री ने किया है कि वो एनडीए की प्रत्याशी होंगी, उनके ऊपर उंगली उठाने वाला हूं। मैं उनके ऊपर उंगली उठाने वाला हूं जिनकी बात हम हरियाणा में आग लगा करके करते थे। अब मैं आपसे बोलता हूं, इन्होंने कहा कोई नॉन फेस नहीं है। अरे वो बेचारा जो उड़ीसा के अंदर पिछड़े इलाकों में रहता है वो कब बनेगा नॉन फेस? वो आंध्र प्रदेश की देश के जंगलों में रहने वाला कब बनेगा नॉन फेस? वो पश्चिम बंगाल के दूर दराज के इलाकों में रहने वाला कब बनेगा वो नॉन फेस? अरे नॉन फेस आप ही बने रहेंगे क्या? यही परिवार और 4-5 परिवार के आसपास घूमने वाले लोग, यही राष्ट्रपति, यही प्रधानमंत्री, यही गृह मंत्री, यही मुख्यमंत्री, यही कब तक प्रक्रिया चलती रहेगी? कब क्यों नहीं लेके आएंगे हम उन लोगों को जो नॉन फेस नहीं है? हम तो कहते हैं वही लोग आगे आने चाहिए। भाई कब तक कब्जा होगा इन लोगों का? ये देश में जो अपना अधिकार रखते हैं, देश में जिन्होंने सेवा करके दिखाई है, चुनौतियों से लड़के दिखाई है, और क्या जानते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में? क्या जानते हैं बताइए? द्रौपदी मुर्मू जी के परिवार के बारे में जानेंगे तो आपके पैरों नीचे जमीन निकल जाएगी, आंखों में से आंसू निकल जाएंगे। और आप कह रहे हैं वो नॉन फेस नहीं है, और आपके दूसरे अलायंस पार्टनर कहते हैं कि हमें मूर्ति नहीं चाहिए। मतलब ये आप बेइज्जती कर रहे हैं, पूरे समाज की बेइज्जती कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग की बेइज्जती कर रहे हैं, गरीब व्यक्ति की बेइज्जती कर रहे हैं। ठीक है राजीव जी, आपको सुन लिया होगा अखिलेश जी ने। अब मेरे को जरा दूसरे मेहमानों के पास पहले जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ डॉक्टर नवल किशोर भी आरजेडी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, पर पहले जरा मैं आपके पास आना चाहूंगा स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। पूरी विपक्षी मोर्चेबंदी की बागडोर जो है वो संभाले रखी थी ममता जी ने, लेकिन अब वो खुद ही मना कर रही थी यशवंत सिन्हा जी को कि वोट मांगने के लिए बंगाल में ना आना। तो क्या आपको लगता है कि पहले से एक तरह से हार स्वीकार कर ली है? पता है कि द्रौपदी मुर्मू जी बन रही हैं अगली राष्ट्रपति देश की? देखिए, हारा वही जो लड़ा नहीं, कृष्ण भगवान ने कहा था। ठीक है, तो हमारा सेंटीमेंट महिला के लिए है। ममता बनर्जी ने क्लियर कहा कि हमारा सेंटीमेंट महिला के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यशवंत सिन्हा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। 17 विपक्षी पार्टियों ने अपना उम्मीदवार बनाया, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू का नाम आया। आज देखिए, अगर एनडीए क्षमता में है, पावर में है, तो एनडीए को जिस समय में आज जो प्रधानमंत्री जी ने जब इनका नाम डिक्लेयर किया सरकार ने, उस समय उन्होंने विपक्षी दल से कभी भी चर्चा की कि हम इसे राष्ट्रपति बना रहे हैं? राष्ट्रपति देखिए एक ऐसा ढांचा है हमारा संविधान का कि उसे हम लोग सब चाहते हैं कि एक ऐसा राष्ट्रपति हो जो जनता की आवाज को सुने। इस लोकतंत्र के अंदर में जनता की आवाज को सुनने के लिए हम लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। सभी जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो भी विधायक है, सब अपना वोट करके इसको जीतते हैं। अभी क्या हुआ, मोदी जी ने अभी ये बोल रहे हैं मास्टर स्ट्रोक, 2000 का नोट में चिप निकलती है, उसको भी ये लोग मास्टर स्ट्रोक बोलते हैं। तो इनकी मैं बात नहीं करूंगा, इनके लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। जो सुनिए जल जंगल और जमीन। राजीव जरा सुन लीजिए प्लीज, एक एक करके मैं आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा। बीच में न बोलिए आप। हाँ बोलिए स्वयं प्रकाश जी बोलिए। जल जंगल और जमीन की लड़ाई शेड्यूल ट्राइब लड़ते हैं। अगर वो लड़ते हैं तो उनके बारे में इन्होंने क्या किया इनकी सरकार ने, जरा बताएं आप। अगर आपने महिला को लाया, बहुत अच्छी बात है। अगर आप विपक्षी पार्टी से चर्चा करते, ममता बनर्जी चर्चा करने में आपकी स्पाइन कमजोर नहीं होती। अगर आप विपक्षी पार्टी से अगर कोई भी बात पे विषय पे चर्चा करते, हम लोगों ने विपक्षी सभी पार्टियों ने 17 पार्टियां साथ खड़ी है, 17 पार्टियों ने मिल करके। अच्छा, यशवंत सिंह का आप दोनों उम्मीदवारों की डिफरेंसेस देखिए। एक उम्मीदवार जो कि उड़ीसा के अंदर में मंत्री थी 2000 से 2004 के बीच में, उस समय क्या होता है, उस समय में सबसे ज्यादा क्राइम अगर शेड्यूल ट्राइब पे होते हैं तो उनके कार्यकाल में होते हैं। उस समय वो मंत्री है वहां पे। तो आप इससे शेड्यूल ट्राइब को मत जोड़िए। जसवंत सिन्हा जी ने शेड्यूल ट्राइब के लिए नॉर्थ ईस्ट में किया है। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अलग से वहां का सेक्शन बनाया। उसके बाद में जब आ रहा हूं राजीव, आ रहा हूं। मंत्री थे वाजपेयी जी की सरकार में, वो वित्त मंत्री थे, उन्होंने बहुत से ऐसे लाभकारी योजनाएं बनाई जो कि उन तक पहुंचने का काम होना चाहिए। आप सिर्फ राजनीति करने के लिए आप एक शेल बना देंगे कि हम महिला को ले आए। आप लोग कितना महिला का साथ क्यों नहीं वो बिल पास? ठीक है, आप जवाब दीजिए राजीव जी। देखिए आप अकेले हैं, इसलिए आपको सबका जवाब देने होगा। आप केवल राजनीति करने के लिए एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है, ये कह रहे हैं स्वयं प्रकाश सिंह जी। जवाब दीजिए स्वयं प्रकाश जी, अब जरा जवाब सुन लीजिए पुरोहित साहब। मैं अकेला नहीं हूं। देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा काम कर दिया कि अब आप मेरे सामने 500 आदमी भी बिठा देंगे तो उनके पास जवाब नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसा चयन किया है देश के प्रधानमंत्री ने कि अब जवाब इनके पास किसी के पास नहीं है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि अब ये देखिए, ये अब टीएमसी के प्रवक्ता शायद भूल जाते हैं कि हमारी दीदी बोलती क्या आई हैं। आज कह रही हैं, ये इनका कहना है कि जिस समाज से आते हैं उनका उत्पीड़न हुआ, इनका ये क्लेम है वहां पर, मतलब कि समाज कोई योगदान नहीं देता। अरे ये दीदी ही तो थी
जो कहती है उत्तर प्रदेश का आदमी गुंडा होता है, बिहार का आदमी गुंडा होता है, दिल्ली वाले गुंडे होते हैं। आप विषय पे बात करें, आप विषय पे बात करें, आप विषय पे बात करें। अभी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है, अभी चुनावी माहौल नहीं है, वो किसके लिए कहा गया था? देखिए राजीव जी ठीक बात बोल रहे हैं, राजीव जी स्वयं जी ठीक बात बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप मुद्दे पे रहिए, आप द्रौपदी मुर्मू पे बोलिए। वो कह रहे हैं कि आपने केवल राजनीति करने के लिए एक दलित चेहरे को राष्ट्रपति बनाने की सोची। इसका जवाब दीजिए। नहीं, राजनीति करने के लिए मेरे को बात समझ में नहीं आ रही है। आप उनमें कमियां निकालिए, बताइए ये कमियां हैं उनके अंदर। द्रौपदी मुर्मू जी नहीं होनी चाहिए, इनकी जगह ममता बनर्जी होनी चाहिए, लालू प्रसाद यादव होने चाहिए, इनकी जगह राहुल गांधी होने चाहिए, सोनिया गांधी। आप यशवंत सिन्हा में एक गलती बताइए, आप एक गलती बताइए यशवंत सिन्हा में। एक महिला जो चुनौतियों से लड़ती आई है, आपको मालूम है उनके बारे में? एक महिला ममता बनर्जी है जो चुनौतियों से लड़ती हुई आई है, जिन्होंने 34 साल के बाप पति अत्याचार को बंगाल से खत्म किया और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को खत्म करेगी। महिला नेतृत्व की ममता बनर्जी को आवश्यकता नहीं है। ममता बनर्जी उड़ीसा में जीता जागता मिसाल है। ममता बनर्जी एक महिला नेतृत्व का जीता जागता मिसाल है। पुरोहित जी जरा मेरे को दूसरे मेहमान के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि राजीव जी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, उसको हम जरा करेक्ट करवाते हैं। मैं आऊंगा आपके पास। सुरजीत कुमार जी, अब जरा आपसे जवाब चाहूंगा। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से आती हैं, क्या आपको लगता है कि बिल्कुल सही चुनाव एनडीए के कैंडिडेट के तौर पर हुआ है द्रौपदी मुर्मू जी का? बिल्कुल सही चुनाव हुआ है। मैं सबसे पहले अखिलेश जी जो कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी नॉन फेस नहीं है, मैं उनको कुछ कहना चाहता हूँ। उड़ीसा में शायद 5% लोग यशवंत सिन्हा जी को जानते होंगे, लेकिन 95% लोग द्रौपदी मुर्मू जी को जानते हैं। उनकी काम, उनकी काबिलियत के बारे में शायद उनको जानकारी नहीं है अखिलेश जी को। वो विधायक के तौर पे, मंत्री के तौर पे और आदिवासियों के लिए जितना काम किए उड़ीसा में, उनका जानकारी होना चाहिए। दुख की बात है कि ऐसे महिला जो इतने साधारण परिवार से आती हैं, आज देश की सर्वोच्च नागरिक बनने जा रही हैं, उनके काबिलियत पे भी आप आरोप लगा रहे हैं। अभी यशवंत सिन्हा जी का सारे सांसदों के पास मैसेज आया है, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि सिर्फ मैं ही कॉन्स्टिट्यूशन का मैं जो प्रोटेक्ट कर पाऊँगा, और जो दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करेंगी। उनको हक कौन देता है? यशवंत सिन्हा जी को किसने हक दिया कि अपने आप को एक वो कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन बताते हैं? और जो आदिवासी महिला एक आज देश की सर्वोच्च स्थान पे जब बैठने जा रही हैं, तो उनके खिलाफ इतना इंटॉलरेंस क्यों दिखा रहे हैं यशवंत सिन्हा जी? 5 साल आज दलित प्रधानमंत्री थे, 5 साल के अंदर में कितने दलितों का उत्पीड़न हुआ, कितनी आवाज उठाई गई, इसलिए आप इसका राजनीतिकरण न करें। अच्छा, मैं सुन नहीं, बिल्कुल राजनीतिकरण यशवंत सिन्हा जी कर रहे हैं। पुरोहित जी देखिए, पुरोहित जी एक मिनट जानकारी नहीं है, आप दोनों मेरी बात सुन लीजिए जरा। आपको जानकारी नहीं है, आप गलत यहाँ पे फिगर्स दे रहे हैं। 2000 से 2004 के बीच में आपको किसने बता दिया कि आपको 2000 से 2004 के बीच में आपको किसने बताया कि आदिवासियों के हम लोग, मैं बीजेपी का मेंबर नहीं हूँ, मैं बीजू जनता दल से आता हूँ। मैं बीजू जनता दल से आता हूँ, मैं बीजेपी का यहाँ पे प्रवक्ता नहीं हूँ। आप सुनिए, आप क्यों लिखेंगे? आप कांग्रेस लिखिए। आपको गलत तथ्य दे रहे, आपको कोई जानकारी, आपको कोई फैक्ट्स नहीं, आपके पास फैक्ट्स ही नहीं है। आप 2000 से 2004 के बीच में उड़ीसा में आदिवासियों के ऊपर ज्यादा अत्याचार हुआ, ये कहां से आपको ये डेटा मिला है? 2000 से लगातार उड़ीसा में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कम हुआ है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार कम हुआ है। आपको बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है। आप जब अभी कंफ्यूज हैं, आप खुद कंफ्यूज हैं। अरे आप कंफ्यूज नहीं है, आप बिके हुए हैं, आप खुद कंफ्यूज हैं। मेरे बिके हुए लोग हैं आप, लोग भारतीय जनता पार्टी आप बिके हुए हैं। आप कौन होते हैं बोलने वाले बिके वाले? देखिए पर्सनल अटैक नहीं पुरोहित साहब, पर्सनल अटैक नहीं। एक मिनट जरा आप दोनों शांत हो जाइए, मुझे एक और मेहमान के पास जाना, फिर मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर नवल किशोर चर्चा में जरा आपको लाना चाहूंगा मैं। एक मिनट सर, आप दोनों के पास आऊंगा, लौटूंगा मैं। एक मिनट जरा सुरजीत जी, पुरोहित जी, जरा मेरे को दूसरे मेहमान के पास आने दीजिए। एक बार सबके पास जाने दीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास, डिबेट को खोलेंगे, क्योंकि अखिलेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं ऐसे में। नवल किशोर साहब, अब आपके पास मैं आऊंगा। आप जरा ये बताइए कि भले ही ये कहा जाए कि चूंकि चुनाव है 2024 का, 18 राज्यों में चुनाव होने, जहां दक्षिण की बात करें तो 4 बड़े राज्यों में चुनाव होने, तो ये कहीं ना कहीं ध्यान में था जब द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव हुआ है। लेकिन उनका चुनाव हुआ है
और ऐसा लगभग तय लग रहा है कि वो राष्ट्रपति बनने वाली हैं। क्या आपको लगता है कि गलती हुई है एनडीए से उनका चुनाव करके? देखिए, सबसे पहले तो देश के पहले नागरिक का चुनाव हो रहा है। महामहिम के नाम से हम जानते हैं, जो भी राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति के चुनाव को इतना राजनीतिकरण करना, उसके जाति को, उसके पहचान को सबसे पहले लाना और उस पर राजनीति करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। संविधान का सर्वोच्च पद है और वो सर्वोच्च पद पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलकर कानून बनाते हैं। तो जो उम्मीदवार उनके खिलाफ में है, 2 उम्मीदवार हैं और दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी बात कर रहे हैं। और यशवंत सिन्हा जी ने पूरे देश में जहां भी हर पार्टी से कांटेक्ट करने का कोशिश किए हैं और अपनी बात रखे हैं। और चुनाव जो है वो उम्मीदवार और वोटर के बीच में होता है। जो लोग, बाकी लोग ये बात कर रहे हैं कि वो किस जाति से, किस समुदाय से आते हैं या आदिवासी हैं, ये कौन नहीं जानता है कि इसके पहले भी राष्ट्रपति जब आए थे तो राष्ट्रपति बनने के बस एक घंटा बाद ही अभी के गृह मंत्री ने बोला कि हमने एक दलित राष्ट्रपति इस देश को दिया। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो आदमी एक सर्वोच्च स्थान पर चुनाव जीत जाता है, किसी विशाल दल का एक विशाल व्यक्ति कहता है। तेजस्वी यादव ने क्या बोला? डॉक्टर नवल किशोर, जरा वो जरा आप रिपीट कर दीजिए। तेजस्वी यादव ने क्या बोला है द्रौपदी मुर्मू जी के लिए और यशवंत सिन्हा जी के लिए, जरा एक बार वो बता दीजिए आप। पंकज जी, आपको मालूम ही होगा, आप अपने तरीके से उसका परिभाषित भी कर सकते हैं। नहीं, आप बताइए ना क्या बोला। बोला है कि मैं वोटर हूं, बस मैं आपको बता रहा हूं। आप इससे ज्यादा मतलब आप निकाल पाएंगे, लेकिन मैं जो अर्थ में उन्होंने कहा है कि एक वोटर को अधिकार है अपने उम्मीदवार को सुनने का। मैंने कभी उनको नहीं सुना, ये चुनाव अभियान के दौरान भी नहीं सुना। उन्होंने अप्रोच ने, ये बहुत ही साधारण सी बात है भाई, शब्दों का चयन होता है। डॉक्टर नवल किशोर, शब्दों का चयन। उन्होंने कहा कि हम मूर्ति नहीं चुन रहे हैं, हम राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं। एक भी प्रेस वार्ता नहीं की है, जबकि यशवंत सिन्हा ने ढेरों प्रेस वार्ताएं की हैं। तो क्या वही क्राइटेरिया है सिर्फ? नहीं, आप देखिए ना कि जो प्रधानमंत्री हैं पिछले 8 साल से एक भी प्रेस वार्ता नहीं किए हैं। ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन एज ए वोटर अगर हम अपने उम्मीदवार को कहें कि वो नहीं बोलता है तो मूर्ति ही है, तो है, और क्या है वो? और क्या चीज से आप बोलेंगे? राजीव जी जवाब दीजिए, राजीव जी जवाब दीजिए। देखिए, इनके नेता ने बोला तो इनकी मजबूरी है, उसको भी सपोर्ट करेंगे ये। अब जरा आप जवाब दीजिए। मजबूरी नहीं, देखिए, मजबूरी आपकी हो सकती है। अरे मजबूरी आपकी है, आपके नेता ने जो बोला आप उसको सपोर्ट तो करेंगे ना। आपको आपके घर में कब ईडी भेज दे, आप डरिए, हम लोग डरने वाले नहीं है। राजीव जी जवाब दीजिए। ठीक है डॉक्टर नवल किशोर, जरा जवाब दीजिए। साफ बोलने में विश्वास नहीं। राजीव जी जवाब दीजिए। पंकज भाई, आज आपने क्यों इन प्रवक्ताओं के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी है, डिबेट खड़ी करके? और डिबेट खड़ी करी है तो आप देखिए ये बेचारे कहां जाएं। इनके नेताओं ने जिस तरीके के बयान दिए हैं, इनके नेताओं की जिस तरीके की सोच है कि दिल से ही है, दिल पे हाथ रख के बोल सकते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रत्याशी है, देश में तनाव एक एक करके डॉक्टर नवल किशोर, देखिए दोनों एक साथ बोलेंगे तो दर्शकों तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। हमारा उद्देश्य है कि जो भी आपका व्यू पॉइंट है वो दर्शकों तक पहुंचे, तो इसलिए जरा सुन लीजिए राजीव जेटली को। देखिए अखिलेश जी कितने इत्मीनान से सबको सुन रहे हैं, फिर वो एक साथ सबका जवाब देंगे। अखिलेश जी, आज मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, जवाब दीजिए राजीव जेटली जी। नहीं, मैं तो डॉक्टर साहब की तारीफ कर रहा हूं, मैं तो अखिलेश जी की भी तारीफ कर रहा हूं। मैं तो कह रहा था कि आज ये डिबेट छोड़ देते तो मुझे लगता है आपकी इज्जत बची रहती। आपके नेता तो ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि आपको जवाब देने का नहीं बनता। अब देखिए, आपके जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं, कोई प्रवक्ता कहेगा कि तेजस्वी यादव जी ने कोई अच्छी बात करी है? अरे कोई समाज के नाते, इंसानियत के नाते, एक महिला के नाते, कोई किसी के नाते तो आप 2 अच्छे शब्द यूज कर लेते। और आप कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब कल से आप बैठ जाए, हर रोज की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इसका मतलब आप राष्ट्रपति के प्रत्याशी हो गए? ये कौन सा आधार लेकर के आए आप? राजीव जेटली जी, चुनाव अभियान तो होता है, उम्मीदवार सुनिए, वो गवर्नर रही है, वो मंत्री रही है, वो सरपंच रही है, ये सब मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो जहां से आती है, इतने सारे पदों के बावजूद वो आज तक अपने आप को उसी समाज से कनेक्टेड, और वहीं से वो अपने आप को आदिवासी महिला कहती हैं। वो आज भी कहती है मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि मैं आदिवासियों की सेवा करूं, हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाऊं। मेरा आधार ये रहने वाला है कि दुनिया भर में घूम करके इन आदिवासियों की जो कला है
पिछड़े लोगों की कला है, अंतिम व्यक्ति की कला, उसको दुनिया तक पहुंचाऊं, ये उनकी सोच है। और आप देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, यशवंत सिन्हा जी को बोलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस उतना बड़ा प्रत्याशी। ये नहीं होता है मेरे भाई, ये नहीं होता है। एनीवे, आज आपकी गलती नहीं है, आज आपकी गलती नहीं है, आज आपका दिन नहीं है। अगर आप ये कहते अपने बेस पे कहते प्रवक्ता भूल करके कि हम किसी पार्टी के प्रवक्ता बोलते, ठीक है, हमारे नेताओं से गलती हुई है, उनके पास थोड़ी समझदारी की कमी है, अकल की थोड़ी कमी है, ऐसे शब्द नहीं यूज करने चाहिए। ठीक है सर। अब जरा अखिलेश जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। आपने पुरोहित जी को सुना, उन्होंने क्रेडेंशियल्स बताए कि किस तरह से यशवंत सिन्हा साहब कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन की तरह से वो रहेंगे और वहां पर द्रौपदी मुर्मू जी नहीं है, उन्होंने ये बात की। दूसरी तरफ मैं तो ये कह रहा हूं कि द्रौपदी मुर्मू जी के क्रेडेंशियल्स तो है ही, साथ में अगर चुनावों पर भी एनडीए की, बीजेपी की नजर है तो उसमें क्या गलत है, क्योंकि नंबर्स तो उनके साथ हैं। देखिए, सुजीत कुमार जी के क्रेडेंशियल्स और हमारे बीजेपी के साथी राजीव जेटली जी की द्वारा ये बताया गया है कि मुर्मू जी कितने कितने पदों पे रही हैं और उनकी इच्छा है कि अंतिम व्यक्ति की सेवा करें। जब आदरणीय मुर्मू जी प्रत्याशी घोषित हुई मोदी जी की पार्टी से, तो मीडिया में न्यूज आई, उनके क्रेडेंशियल्स का सबूत दे रहा हूं मैं, उनके कर्मों का, उनके राजनीतिक कृत्यों का सबूत दे रहा हूं। 2000 से वो मिनिस्टर, एमएलए हैं, राज्य मंत्री हैं, मंत्री हैं, गवर्नर हैं, अब राष्ट्रपति के प्रत्याशी हैं। सबसे पहली खबर आई कि उनके गांव में बिजली नहीं है और अब मोबाइल तक चार्ज नहीं हो पाता है और अब उस गांव में बिजली लगने की तैयारी शुरू हो गई है। तो ये इन दोनों लोगों के दावों की सच्चाई है, इससे ब्लैक एंड व्हाइट में है, प्रूफ में है, हाँकने वाली नहीं है जो भाजपा के लोगों को दिन रात जो हाँकते हैं। अखिलेश जी, सुरजीत जी उसी प्रदेश से आते हैं, उनसे हम इसके बारे में और अपडेट ले लेंगे, पहले आप बोल लीजिए बीच में। अरे भाई ये देखिए, ये उसी दिन मैंने सब देखा था, सब आया थे। ठीक है सर, अभी आगे बोलिए सर। सब मीडिया में आप ही लोग रिपोर्ट किए थे, सब है, आगे बोलिए सर। दूसरी बात, अभी तक परंपरा रही है, सत्तारूढ़ दल जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो सत्तारूढ़ दल विपक्ष से भी राय मशविरा करता रहा है। हाँ। अगर किए होते तो हो सकता है कि प्रत्याशी लाने की नौबत नहीं आती। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अहंकार है, दंभ है। सिर्फ इसी बात पे नहीं है, विपक्ष की सुझाव भी नहीं मानना है, विपक्ष की मीटिंगों में भी नहीं आना है। इकोनॉमिस्ट, क्योंकि ये मास्टर ऑफ ऑल हैं, ये सब के महापंडित मुनिज्ञानी हैं, हर क्षेत्र के। विंड मिल से पानी भी निकाल लेंगे, बादलों से राडार से भी बचा लेंगे, और जब नेट नहीं आया है और कैमरे नहीं आया है तब ये यूज भी कर लेंगे, और गोबर से, नाले से गैस भी बना के निकाल लेंगे। और इकोनॉमी के भी मास्टर पीस हैं कि कब नोटबंदी करके द्रौपदी मुर्मू पे रही है, कर देंगे। ये मास्टर ऑफ ऑल हैं सर, द्रौपदी मुर्मू पे रही है। लेकिन इसी मुद्दे पे हूं मैं, परेशान मत हो, ये यथार्थ बता रहा हूं। क्योंकि अगर ये सोच नहीं होती तो ये विचार विमर्श करते, ले आते। लेकिन अहंकार का दम्भ बड़ा खतरनाक होता है। और जो भी प्रत्याशी हो, हम तो अपेक्षा करते हैं कि वो, उसकी योगदान भी हो, उसकी भूमिका भी हो, होनी भी चाहिए। लेकिन वो संभवतः हमारे वर्तमान साहब को पसंद नहीं है। तो आज जो बात हो रही है वो विचारधारा की बात है। जो लड़ाई चल रही है दोनों प्रेसिडेंट के प्रत्याशियों में, विचारधारा की बात है, विचारधारा की लड़ाई है। जसवंत सिन्हा जी के साथ अगर सब लोग रहे होते तो ज्यादा अच्छे तरीके से एक देश के हित की विचारधारा। ठीक है सर, अब आपने अपनी बात कह ली। अब जरा सुरजीत जी आपके पास आना चाहूंगा। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी के गांव का जिक्र किया, उन्होंने कहा बिजली नहीं है, अब आनंद फानंद में वहां बिजली पहुंच रही है, यानी मोबाइल तक चार्ज नहीं होते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि एनडीए में खासतौर पर उन्होंने ये बात कही कि अहंकार का दम्भ है जो किसी भी मायने में सही नहीं होता, गलत होता है। सुरजीत जी, सुरजीत जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए मैं जाऊंगा, राजीव जेटली जी आप दे दीजिए इसका जवाब। उन्होंने कहा अहंकार का दम बड़ा खतरनाक होता है, और उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी का गांव, वहां पर बिजली तक नहीं है, मोबाइल तक चार्ज नहीं होता, अब आनंद फानंद में काम हो रहा है। देखिए, बिजली तो इस देश के हर गांव में पहुंच चुकी है, इसके ऊपर बड़ी लंबी चर्चा हुई है और कांग्रेस ने ये कहा था, आप सुनते रहिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए।
कांग्रेस ने पेपर भी कहा नहीं था, जब पढ़ते। हमने कहा सबसे बड़ा झूठ। 18,000 गांव, हाँ मैंने कहा जब हमने कहा 18,000 गांव के अंदर हमने बिजली पहुंचाई है, तो कांग्रेस का ये क्लेम था नहीं नहीं ये तो हम पहुंचा चुके थे। आज मुझे समझ नहीं आ रहा अखिलेश प्रताप जी अपनी बात को मतलब पीछे हट रहे हैं। हमने कहा था कि सब जगह बिजली पहुंच चुकी है, और हर ये सब्जेक्ट ये जो अपनी वेबसाइट खोल के बैठे हैं ना कांग्रेस पार्टी की, जो अपने मोबाइल के अंदर दिखा रहे हैं, उसमें सब फेक न्यूज होती हैं। जो द्रौपदी मुर्मू जी गांव के अंदर बिजली है, लेकिन अहंकार की बात करी। मैं आपको बताता हूं अहंकारी किसे कहते हैं। अहंकारी इसे कहते हैं कि जब ऐसे निर्णय ले लिए जाते हैं जो देश के आदिवासी पिछड़े वर्ग या चुनौतियों से लड़ने वाले, वो भी महिला के बारे में हो, उसके बावजूद आप टीवी पर बैठ करके अपनी उस भाषा को बोल रहे हैं जिन भाषाओं को आपके ना समझ नेता बहुत लंबे वक्त से बोलते हुए आ रहे हैं। मैं कहता हूं कि आपको करेक्ट करना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि आप राय मशवरा नहीं लेते हैं, आपको जो करना होता है बस कर देते हैं। उसका क्या जवाब है? विपक्ष के कितने नेता आए प्रधानमंत्री जी के बुलावे, बता दीजिए। अभी तो सब पार्टियों के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे। पुरोहित जी जवाब दीजिए, पुरोहित जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष के इतने नेताओं को बुलाया गया, कौन आया? पुरोहित जी जवाब दीजिए। पुरोहित जी कब बुलाया था? कब बुलाया? ये अरे पंकज जी, कब इन्होंने राष्ट्रपति के प्रत्याशी के चयन के लिए कब इन्होंने किसी विपक्ष के नेता से संपर्क किया? हटा दिया पार्लियामेंट से। अब एक एक करके बोल रहे हैं भाई। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है? आप टीवी चैनल में बैठ के झूठ बोल रहे हैं। अरे ऐसी क्या ट्रेनिंग मिल रही है भाजपा से? अरे सच बोलिए, स्पाइन को मजबूत रखिए कि नहीं थोपा जा रहा है। रबर स्टाम्प 5 साल से थी, अभी एक और रबर स्टाम्प। ठीक है अखिलेश जी, आप बोलिए, फिर मैं जवाब लूंगा राजीव जेटली जी से। उन्होंने कहा कि हमने विपक्ष को बुलाया, आए कब? इसका जवाब दीजिए अखिलेश जी, जवाब दीजिए। जसवंत पंकज जी, हाँ जी बीजेपी का मतलब होता है बड़ी झूठी पार्टी। बीजेपी का मतलब ही होता है बड़ी झूठी पार्टी। कब राष्ट्रपति के चयन के पहले सरकार ने विपक्षी दलों को बुलाया था? आपसे जागरूक पत्रकार तो कोई नहीं, आपको याद आ रहा है क्या कब बुलाया था? दूसरी बात, मोदी जी ने खुद लाल किले से स्वीकारा था अपने प्रधानमंत्री बनने के पहले ही साल में कि 18,000 गांव अभी बिजली से वंचित रह गए हैं। और जितने चैनल हैं उन सारे चैनलों ने स्टोरी की है, कांग्रेस के वेबसाइट पे नहीं है। ये जेटली जी को थोड़ा खामोश कर दीजिए। वो खामोश हैं, बिल्कुल इत्मीनान से सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं आप अपनी वेबसाइट मत दिखाइए बार बार कांग्रेस वाली। हाँ तो फैक्ट्स बताइए। अरे हम कांग्रेस की वेबसाइट नहीं है, ये मीडिया के वेबसाइट है जो गोदी मीडिया जिसे बोला जाता है। अच्छा चलिए अपनी बात करिए। आपको ले दे के दो शब्द आते हैं, बार बार वो रिपीट करते हैं आप अखिलेश जी। आपसे मैं बोल रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेस की वेबसाइट मत दिखाइए, आप उसका जवाब दीजिए ना। आप बार बार गोदी मीडिया पर अटैक करना बंद कीजिए। आप अपनी बात कहिए। वेबसाइट की बात ही नहीं की अखिलेश जी। देखिए अखिलेश जी, आप तथ्यों की बात कीजिए। मीडिया की ये मैंने नहीं कहा है, ये राजीव जेटली ने कहा, उनको जवाब दीजिए। आप मीडिया की वेबसाइट, वो बिजली के बारे में आपसे कह रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए। आप तो लीजिए, आप वही जवाब। आप हमसे लड़ने लग जाते हैं। परेशान हो रहे हैं आप भी, क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशान आप हो रहे हैं अखिलेश जी। आप जवाब दीजिए ना। जो राजीव जेटली ने कहा, उन्होंने कहा आप कांग्रेस की वेबसाइट मत दिखाइए, सच बोलिए, झूठ बोल रहे हैं आप, उसका जवाब दे दीजिए। अरे क्या आप भी वही पे आ गए क्या? जग दे दो। सुनिए ना, 3 बार सवाल कर चुके हैं। सुनाइए। मैंने कब ये कहा कि कांग्रेस के वेबसाइट पे है? मैंने कब ये कहा कांग्रेस के वेबसाइट पे? मैंने कहा मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आप खुद अभी सर्च कर लें, 20 वेबसाइट पे है कि उनके गांव में बिजली नहीं है, फार्म में बिजली लग रही है। बिजली लगाए जाने का भी वीडियो है, जेसीबी से पोल खोदे जा रहे हैं और तार बिछाने का काम चल रहा है। टीवी चैनल में चुनौती कब बुलाया गया? ठीक है, 2 सवाल है अखिलेश जी ने एक सवाल उठाया और यहां पर पुरोहित जी ने एक सवाल उठाया। जेटली जी जवाब दीजिए, कब बुलाया गया? जब राष्ट्रपति का उम्मीदवार तय हो रहा था, विपक्ष की कब सलाह ली गई? अब जवाब दे दीजिए इन दोनों बातों का। राजीव जेटली। मैं आपको बताता हूं, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए तो इन्होंने अपने प्रत्याशी का बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था। आपको याद होना चाहिए, बहुत पहले इनका ऐलान हो चुका था। ये चाहते ही नहीं थे, इन्हें पता ही नहीं था। जैसा सबसे पहले अखिलेश जी ने शुरुआत करी थी, अखिलेश झूठ बोल रहे हैं, झूठे लोग हैं कि भाई जो लोग झूठ बोल रहा है। पास घूमते हैं, जो लोग खान मार्केट में पीते हैं, और उसके कितने जो लोग
कॉफी पीते हैं या राजीव उन्हीं जी लोगों देखिए, के- अटैक करना बंद कीजिए। कौन कहां कॉफी चाय पीता उसके लिए डिबेट नहीं हो रही है। आपसे दो सवाल किए, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति उम्मीदवार का जब नाम होना था तय, तो कब विपक्ष की राय मशवरा लिया गया, उसका जवाब दीजिए। सीधा सीधा सवाल है पुरोहित जी का, उसका जवाब दीजिए ना आप। चाय कॉफी कहां पीता है उसको छोड़ दीजिए। पंकज जी, सबसे पहले प्रत्याशी किसने घोषित किया? किसने किया? नहीं, वो कह रहे हैं 6 महीने पहले किया था क्या? ना, इन्हीं सभी राजनीतिक पार्टियों ने किया। सबसे पहले सिन्हा साहब को इन्होंने घोषित किया। और दूसरी, अभी सबसे पहले डिबेट में शुरुआत कर दी इन्होंने कि भाई नॉन आदमी होना चाहिए, बड़ा चेहरा होना चाहिए, दिल्ली के कनॉट प्लेस खान मार्केट में बैठने वाला। कहां से उठा लाए आप इतनी दूर से, दूर दराज से, गरीब व्यक्ति को, गरीब महिला को, समाज में काम करने वाली महिला को? ऐसे लोग नहीं चाहिए इन्हें। ठीक है, अब जरा सुरजीत जी के साथ कनेक्शन हमारा टूटा था। सुरजीत जी आपके पास आना चाहूंगा। अखिलेश जी ने सीधे सीधे सवाल उठाया कि जिनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार चुना गया है एनडीए की तरफ से, उनके गांव में बिजली तक नहीं है। अब जब और फिर आदिवासी का ख्याल रखने की बात एनडीए करती है, वो कह रहे हैं कि बिजली अभी आनन फानन में वहां लग रही है, मोबाइल तक चार्ज नहीं होता। इसका जवाब दीजिए सर, आप तो उसी प्रदेश से हैं। सुरजीत सर देखिए, ये सही नहीं है कि वो गांव में बिजली नहीं था। गांव में बिजली था, कुछ पॉकेट्स में थे जहां पे जो इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं थे, तो वो पहुंच गया। वो बहुत ही आइसोलेटेड हैमलेट्स थे, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि टीएमसी के प्रवक्ता ने जो बोला, व्यक्तिगत यहाँ पे अटैक किया कि बीजेडी बिक गया है, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि 25 साल से नवीन पटनायक जी का पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और हम लोग दोनों बीजेपी और कांग्रेस के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं। हम इक्विटी स्टैंड मेंटेन करते हैं। अगर यहाँ पे वो और उनको शायद बिकना, शायद एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। मैंने आपके पुरोहित जी जरा बोलने दीजिए प्लीज, बड़ी देर के बाद मैं गया हूं सुरजीत जी के पास। बोलिए सुरजीत जी बोलिए। आप शिष्टाचार रखिए पहले, आपको शिष्टाचार पता नहीं है। सुन लिया उन्होंने, बोलिए। बेसिक कर्टेसी बोलने देते नहीं मेरे को। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि द्रौपदी, हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं ओडिशा के विकास के लिए और देश हित के लिए लेते हैं। बीजेडी ऑलवेज गोज फॉर नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल प्रायोरिटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ ओडिशा। अगर ये बिकने खरीदने का बात करें तो अपने ये खुद ही देख लीजिए, खुद कंफ्यूज हैं। जब एक के बाद इनके एलाइज इनको छोड़ के जा रहे हैं तो इनके जमीन के तले पाँव के तले जमीन खिसक रही है, तभी ये इतने बौखला रहे हैं। हम लोग बीजेपी के कैंडिडेट इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत ही एक आदिवासी महिला, उनका जो बैकग्राउंड देखिए, वो किस तरह से आके आज कहाँ तक पहुँची हैं। एज गवर्नर ऑफ झारखंड उनका परफॉर्मेंस देखिए, एज मिनिस्टर उनका परफॉर्मेंस देखिए, उसके बाद बात कीजिए। पुरोहित जी देखिए, जितने भी लीडर्स यहाँ बैठे हैं, अखिलेश जी हों या फिर पुरोहित जी हों या नवल जी हों, वो ये कह रहे हैं कि केवल राजनीति है इसके पीछे, इसलिए एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने प्रोजेक्ट किया है और कुछ नहीं है। सुरजीत जी जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर बीजेपी का क्या इरादा है हमको नहीं पता। ये उनके लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, उनके लिए 2024 चुनाव हो सकता है, लेकिन बीजू जनता दल ओडिशा के लोगों के लिए, शी इज द डॉटर ऑफ ओडिशा। एक आदिवासी महिला जो अपने बलबूते पे, इतने साधारण परिवार से आते हुए, इतने डिफिकल्ट सिचुएशन से आते हुए, वो आज ऐसे एमएलए, ऐसे मिनिस्टर, ऐसे गवर्नर, शी हैज प्रूव्ड हरसेल्फ। और क्या चाहिए? ये आदिवासियों के लिए इतना काम कर चुकी हैं, महिलाओं के लिए इतना काम। ठीक है सर, डॉक्टर नवल के पास मैं बहुत देर से नहीं गया। डॉक्टर नवल, आपको क्रेडेंशियल्स पर कोई एतराज है द्रौपदी मुर्मू जी के? क्रेडेंशियल पे एतराज तो तब होगा जब क्रेडेंशियल कैंडिडेट आकर वोटर के पास बोले और प्रचार करें, तब होगा ना कि क्या है और क्या नहीं है। हमारा सवाल तो हमारे पार्टी का सिंपल था कि आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो जो अपनी बात है आपको कहना चाहिए। ये कौन नहीं जानता है कि राष्ट्रपति जो है वो संविधान का सबसे बड़ा संरक्षक है, तो उसको आकर बोलना चाहिए। जो दूसरा उम्मीदवार बोल रहा था, आप उस पर इस तरह के कटाक्ष क्यों कर रहे हैं? जो नहीं बोल रहा है उसको बोला जा रहा है बोलने के लिए, तो आप क्यों बोल रहे हैं कि आप ऐसा कमेंट क्यों करते हैं? जो नहीं बोलेगा उस पर अगर कोई बात रखी जाए तो आप उस पर आप कहते हैं कि नहीं, आप क्यों बोलते हैं ये बात? राजीव जेटली जी झूठ बोलने वाले पार्टी के प्रवक्ता हैं, झूठ बोलना ही उनका कर्तव्य है। और वो केवल वह झूठ नहीं बोलते हैं, पूरा संस्था संगठन भाजपा जो है वो नीचे से लेकर ऊपर तक झूठ बोलती है। चलिए, मेरे पास लास्ट 30 सेकंड्स है। राजीव जेटली जी, आप जवाब दीजिए। द्रौपदी मुर्मू का चयन किया है एनडीए ने उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति के, क्या कुछ देखकर किया है? आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस आगे फ्यूचर में होने हैं 2024, वो लक्ष्य नहीं है। 30 सेकंड में जवाब दीजिए।
नहीं, आज सबकी लय टूटी हुई है। मैं देखो, ये सब लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान प्रवक्ता हैं, लेकिन आज आप देखिए, आप दोबारा यूट्यूब के ऊपर डिबेट देखिएगा, सभी प्रवक्ताओं से बोल रहा हूँ, इनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब दीजिए, एक मिनट नवल जी, मेरे पास टाइम नहीं है अब। नवल जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। राजीव जेटली जी, नवल जी 1 मिनट खामोश रहिए। बात तो सुन, मैं कह रहा हूँ आप खुद देखिएगा अपनी डिबेट को, भी वापस रिपीट करके देखिएगा। हाँ। आज कुछ नहीं, आप ना 2-3 एक्स से हम पढ़ते थे ना, ग्रेडी डॉग, थर्स्टी क्रो, सारा मिला मिलू के बता रहे हैं। आपको पता है कि ये जो नेतृत्व हमारा है, उसने एक अच्छा निर्णय नहीं लिया है। ठीक। देश के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्णय के आगे कोई प्रवक्ता इस तरीके की टिप्पणियां नहीं कर सकता। नेताओं के समझ नहीं, आपके नेताओं के पास उतनी समझ नहीं, लेकिन आप सब लोग इंटेलिजेंट है, बुद्धिजीवी है। आपको अपने विवेक से आज डिबेट करनी चाहिए थी, और करते तो मुझे लगता है लोगों को भी अच्छा लगता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जेटली, अखिलेश प्रताप सिंह, सुरजीत कुमार जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी और डॉक्टर नवल किशोर, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।